नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल परवीन मैथ्स में। दोस्तों आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट रहेगा वो है एलसीएम व एचसीएफ से रहेगा। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि किसी भी संख्या यहाँ पर जब भी हमें कोई भी संख्या दी जाती है तो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक यानी कि एलसीएम और महत्तम समापवर्तक यानी कि एचसीएफ कैसे ज्ञात किया जाता है, तो ये सब सीखेंगे। तो ये सब सीखने के लिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहले हम सीखते हैं कि एलसीएम कैसे ज्ञात किया जाता है दी गई संख्याओं का भाग विधि के द्वारा। तो मैंने आपके सामने एक सवाल लिखा है, इस सवाल के माध्यम से हम सीखते हैं। तो देखिए सवाल क्या है, 12 व 18 का एलसीएम क्या होगा। क्वेश्चन मार्क का मतलब 12 और 18 का हमें एलसीएम ज्ञात करना है, ठीक है। यानी कि 12 और 18 का एलसीएम कितना आएगा। तो देखिए जब भी दोस्तों आपको भाग विधि के द्वारा एलसीएम ज्ञात करना होता है तब जो संख्या दी गई है उन संख्याओं को आप ऐसा लिखिए 12 और 18, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, एक ऐसे ऊर्ध्वाधर यानी कि वर्टिकल लाइन खींचेंगे और एक हॉरिजॉन्टल यानी कि ऐसे क्षैतिज रेखा खींचेंगे, ठीक है। अब आपको 12 और 18 का एलसीएम ज्ञात करना है। तो दोस्तों अब हम क्या करेंगे, भाग विधि के द्वारा निकाल रहे, तो भाग विधि का मतलब हमें यहां पर भाग लगाना पड़ेगा। हमें यहां पर अभाज्य संख्याओं का भाग लगाना पड़ेगा। अभाज्य संख्याओं का मतलब 2, 3, 5, 7, 11, 13 इस प्रकार की जो अभाज्य संख्या होती है इनका हमें इनमें बारी बारी से भाग लगाना है और भाग तब तक लगाना है जब तक कि उनका कोई गुणज समाप्त न हो जाए, ठीक है। तो यहां पर आप देख सकते हैं शुरुआत में 12 है और फिर 18 है। तो सबसे पहले हम 2 से शुरुआत करेंगे, यानी कि 2 अभाज्य संख्या है तो 2 का सबसे पहले भाग लगाएंगे। तो 2 का भाग लगाएंगे। अब 2 का भाग इन दोनों में जा रहा है, इन दोनों में जाए या फिर किसी एक में जाए फिर भी हमें 2 का भाग देना ही देना है, ठीक है। तो 2 का भाग 12 में देंगे, कितनी बार जाएगा, 6 बार। तो यहां पर लिखेंगे 6, ठीक है। फिर कॉमा, फिर 2 का भाग 18 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, 9 बार जाएगा, ठीक है। तो 2 का भाग हमने इसमें एक बार लगाया जो कि हमारा कितना आया, 6 और 9 आया, ठीक है। अब दोस्तों हमें 2 का भाग आगे देना है या नहीं देना है ये हमें इन संख्याओं को देख कर ही पता चलेगा, ठीक है। यहां पर आप देख सकते हैं एक 6 है और एक 9 है। अब हमें इसमें 2 का भाग जाता है, 6 में जाता है लेकिन 9 में नहीं जाता है, ठीक है। अभी मैंने आपको कहा कि भले दोनों में जाए या फिर किसी एक में भी जाए तो भी आपको भाग लगाना है, ठीक है। यहां पर 6 में जा रहा है नहीं 2 का भाग, तो 2 का भाग हम लगाएंगे। किसी तब तक लगाना है कि जब तक उसका कोई गुणज समाप्त ना हो जाए। तो 2 का गुणज जब तक समाप्त नहीं होगा तब तक हम भाग लगाते जाएंगे। तो 2 का भाग हम यहां पर 6 में देंगे, तो 2 का भाग 6 में कितनी बार जाएगा, 3 बार। फिर 2 का भाग 9 में जाता नहीं है तो जिसमें नहीं जाता उसको वैसा का वैसा लिखेंगे, यानी कि 9 है तो इसको 9 का 9 लिखेंगे, ठीक है, इस प्रकार, ठीक है। अब हम वापस 2 का भाग लगाने का प्रयास करते हैं। तो देखिए ये कितना है, 3 है और ये कितना 9 है। इन दोनों में 2 का भाग नहीं जाता है तो अब हमें 2 का भाग नहीं देना है। तो 2 के बाद जो अभाज्य संख्या आती है वो क्या आती है, 3 आती है। तो 3 का एक बार देखिए क्या 3 का भाग जाता है। तो देखिए 3 का भाग इसमें जाता है, इसमें भी जाता है, यानी कि दोनों में जाता है। तो आप 3 का भाग लगा दीजिए यहां पर। तो 3 का भाग देंगे तो 3 का भाग 3 में कितनी बार जाएगा, एक बार। तो यहां पर लिखेंगे एक कॉमा का कॉमा। अब 3 का भाग हमें 9 में देना है तो 3 का भाग 9 में देंगे यानी कि 3 बार जाएगा। तो यहां पर लिखेंगे 3 बार, ठीक है। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9। 3 का भाग 9 में चला गया 3 बार, तो मैंने यहां पर लिख दिया 3, ठीक है। अब वापस हमें 3 का भाग देना है तो 3 का भाग जाता है तो लगाएंगे, नहीं तो हम आगे बढ़ जाएंगे, आगे वाली अभाज्य संख्या पे बढ़ जाएंगे। तो देखिए ये तो एक आ चुका है। ये जो हमारा इस प्रकार हम करते हैं इसका मकसद क्या है, अंत में हमें यहां पर एक लाना है, एक एक लाना है सभी को, ठीक है। ये तो एक आ चुका है, 12 में भाग लगाकर हमने इसको एक बना दिया। अब हमें 18 को भी भाग बनाकर तो एक बनाना है। तो यहां पर तो ये 3 है तो 3 में 3 का भाग जाता है तो अब हम 3 का भाग लगा देंगे, ठीक है। तो यहां पर देखिए 3 का भाग जाता है तो यहां पर ऐसा लिखेंगे। अब ये एक बन चुका है तो एक का एक लिखेंगे और कॉमा। अब 3 का भाग 3 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, आपका एक बार चला जाएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं जो कि हमारा मकसद था, जो कि हमारा लक्ष्य था वो एक एक लाना था, यहां पर एक एक आ चुका है। तो यहां पर आपको समाप्त कर देना है अपना भाग देने की प्रक्रिया को, ठीक है। अब दोस्तों इतना हो जाने के बाद यानी कि अंत में एक एक आ जाने के बाद अब हम क्या करेंगे, आप यहां पर देख सकते हैं जो ये गुणनखंड आए हैं 2, 2, 3, 3, इनको आपस में क्या करना है, गुणा करना है। और यही जो गुणनफल आएगा यही हमारा एलसीएम होगा। तो देखिए मैं यहां पर लिखता हूं एलसीएम। एलसीएम किन किन का एलसीएम निकाला, 12 और 18 का। तो यहां पर लिखेंगे 12, 18, ठीक है। और बराबर में इसको मैं मिटा देता हूं, एक्स्ट्रा ये 12, 18। तो हम क्या करेंगे, ये जो आगे गुणनखंड आए इनको बारी बारी से गुणा कर देंगे, यानी कि 2 गुणा ये 2 गुणा ये 3 गुणा ये 3, ठीक है। तो इस प्रकार आप गुणा करिए। 2 गुणा 2 कितना हो जाएगा, 4। फिर 4 गुणा 3 करेंगे कितना हो जाएगा, 12। फिर 12 गुणा 3 करेंगे कितना हो जाएगा, 36। तो यहां पर दोस्तों लिखेंगे 36 और यही हमारा क्या है, आंसर है। कहने का मतलब 12 व 18 का जो एलसीएम आएगा वो कितना आएगा, 36 आएगा। तो इस प्रकार आप भाग विधि के द्वारा दी गई संख्याओं का एलसीएम ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर हमने एक सवाल किया 12 और 18 का एलसीएम निकालना। अब ये कितनी संख्याएं थी, 2 संख्याएं थी। अब दोस्तों हम 3 संख्याएं लेते हैं फिर उनका एलसीएम निकालते हैं इसी विधि यानी कि इसी भाग विधि के द्वारा, ठीक है। अब दोस्तों हम एक और सवाल करते हैं। हमारे सामने देखिए सवाल क्या है,
20, 25 व 30 का एलसीएम ज्ञात करना है। ठीक है, जिस प्रकार हमने पिछला सवाल किया था यानी कि 12, 18 का हमने भाग विधि के द्वारा एलसीएम निकाला था, उसी विधि के द्वारा हम 20, 25 और 30 का भी एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए हम क्या करेंगे, इनको इस क्रम में लिखेंगे यानी कि 20, 25 और 30। ठीक है, अब हम एक ऊर्ध्वाधर यानी कि वर्टिकल लाइन खींचेंगे और एक आपकी क्षैतिज यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइन खींचेंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अभाज्य संख्याओं का बारी बारी से भाग लगाते जाएंगे जब तक कि ये सारे एक एक ना हो जाए अंत में। ठीक है, तो सबसे पहले हम सबसे छोटी अभाज्य संख्या यानी कि 2 का भाग लगाएंगे। ठीक है, तो 2 का भाग देखिए, किसी एक में भी अगर 2 का भाग जाता है तो आपको लगाना है जब तक कि उस 2 का कोई भी गुणज समाप्त ना हो जाए। ठीक है, तो यहां पर देखिए 20 में 2 का भाग जाता है तो हम आगे देखने की जरूरत ही नहीं है, किसी एक संख्या में 2 का भाग जाता है तो आप 2 का भाग लगाएंगे, तो 2 का भाग लगाएंगे। तो 2 का भाग 20 में, 2 का भाग जब 20 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, 10 बार, तो यहां पर लिखेंगे 10। अब 2 का भाग 25 में, 2 का भाग 25 में नहीं जाता है तो जिसमें नहीं जाता उसको वैसा का वैसा यानी कि 25 को 25 लिखेंगे। अब 2 का भाग 30 में लगाएंगे तो 2 का भाग 30 में देंगे कितनी बार जाएगा, 15 बार, तो यहां पर लिखेंगे 15। ठीक है, 2 का भाग देने का मतलब उस संख्या का आपको आधा करना है, तो इस प्रकार आधा कर लेंगे। अब यहां पर आप देखिए 2 का भाग देना है कि नहीं देना, तो आप इसमें कोई भी संख्या देखिए, यहां पर कितना है, 10 है, 10 में 2 का भाग जाता है तो 2 का भाग लगाइए, चाहे एक में जाओ चाहे सभी में जाता हो तो आपको 2 का भाग लगाना है। ठीक है, तो यहां पर 2 का भाग लगाएंगे, 2 का भाग 10 में देंगे कितनी बार जाएगा, 5 बार, तो इसको लिखेंगे 5 का 5। अब 2 का भाग 25 में नहीं जाता है तो इसको वैसा का वैसा लिखेंगे यानी कि 25 का 25। अब 2 का भाग 15 में नहीं जाता है तो 15 को भी वैसा का वैसा लिखेंगे। ठीक है, अब आप देख सकते हैं यहां पर हमें 5, 25 और 15 प्राप्त हो गया है। क्या अभी भी 2 का भाग जाता है, तो यहां पर आप देखेंगे कि 2 का भाग अब इन तीनों में से किसी भी संख्या में भाग नहीं जाता है, तो 2 का भाग नहीं जाता है तो 2 के बाद जो अभाज्य संख्या आती है वो कितनी आती है, 3, तो अब आप 3 का भाग लगाएंगे। ठीक है, तो 3 का भाग 5 में नहीं जाता है, 25 में नहीं जाता है, लेकिन 15 में जाता है, तो 15 एक अकेली संख्या है जिसमें 3 का भाग जाता है, तो आपको 3 का भाग लगाना है। ठीक है, तो 3 का भाग देंगे, यहां पर 3 का भाग 5 में नहीं जाता है, जिसमें नहीं जाता है उसको वैसा का वैसा लिखेंगे। 3 का भाग 25 में नहीं जाता है, 25 को भी वैसा का वैसा लिखेंगे। अब 3 का भाग 15 में, 3 का भाग 15 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, 5 बार, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 चौके 12 और 3 पंजे 15 यानी कि 5 बार चला गया, तो यहां पर दे देंगे 5 बार। ठीक है नहीं, अब आप देख सकते हैं 5, 25, 5 प्राप्त हो गया। क्या इनमें किसी एक में भी अगर 3 का भाग जाता है तो हम 3 का भाग वापस लगाएंगे, लेकिन आप देख पा रहे हैं कि 5, 25 और 5 में किसी में भी 3 का भाग नहीं जाता है, तो 3 के बाद जो आगे अभाज्य संख्या आती है वो आती है 5, तो 5 का भाग अब 5 में जाता है तो हम 5 का भाग लगाएंगे। ठीक है, 3 के बाद अभाज्य संख्या, 3 के बाद 4 नहीं, क्योंकि 4 के जो गुणज थे वो यहां पर समाप्त हो गए 2 के भाग लगाने पर, तो अब हम देखें 5 का भाग। ठीक है नहीं, तो 5 का भाग 5 में कितनी बार जाएगा, 1 बार, फिर 5 का भाग 25 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, 5 बार, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तीय 15, 5 चौके 20 और 5 पंजे 25 यानी कि 5 बार। अब 5 का भाग इस 5 में देंगे कितनी बार जाएगा, 1 बार। ठीक है, तो यहां पर देखिए ये 20 की सीरीज तो 1 बन चुकी है, 30 का भी ये सीरीज 1 बन चुकी है, अब हमें इसका भी 1 बनाना पड़ेगा, तो यहां पर कितना आया, 5 आया। ठीक है, 5 का भाग लगाया था और यहां पर 5 आ गया, तो 5 का भाग एक बार फिर देना पड़ेगा, तो 5 का भाग लगाइए, तो यहां पर देंगे 5 का भाग, ये तो 1 आ चुका है तो 1 का 1 लिखेंगे। 5 का भाग 5 में कितनी बार जाएगा, 1 बार, फिर ये भी 1 आ चुका है तो 1 लिख देंगे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं अंत में हमें यहां पर 1 1 1 1 प्राप्त हो चुका है। ठीक है, इस प्रकार हमें इनका भाग विधि से भाग लगाना है। ठीक है, अब हमें एलसीएम निकालने के लिए क्या करना है, ये जो जितने भी गुणनखंड आए आप देख सकते हैं यहां पर 2 2 3 5 और 5, तो इन सभी को हम क्या कर देंगे, आपस में गुणा कर देंगे। तो कहने का मतलब आपको लिखना है एलसीएम। ठीक है नहीं, एलसीएम किस किस का एलसीएम पूछा है आपको, 20, 25 और आपका 30 का एलसीएम पूछा है। ठीक है, इस प्रकार लिखकर बराबर में इसको मिटा देंगे। ठीक है नहीं, तो इन सबको आपस में गुणा करवाना जिस प्रकार हमने पिछले सवाल में गुणा कराया था। तो देखिए 2 गुणा में ये 2 गुणा में 3 गुणा में 5 और गुणा में वापस कितना है, 5 है। ठीक है, अब इन सभी को हम गुणा करेंगे और जो भी हमारा आंसर आएगा वही हमारा क्या है, 20, 25 और 30 का एलसीएम है। ठीक है, तो गुणा करिए, देखिए 2 गुणा 2 कितना होता है, 4, फिर 4 को 3 से गुणा करेंगे तो 12, 12 को 5 से गुणा करेंगे तो 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तीय 36, 12 चौके 48, 12 पंजे 60 यानी कि 60 आ जाएगा। फिर 60 को हम 5 से गुणा करेंगे तो 60 को 5 से गुणा करने का मतलब 60 गुणा 5, तो 6 गुणा 5 कितना हो जाएगा, 30, और ये पीछे वाला 0 लग जाएगा, कहने का मतलब कितना आएगा, 300 आएगा। ठीक है, और यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, तो आप कह सकते हैं जब हम 20, 25, 30 का एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा, 300 आएगा। तो इस प्रकार आपको भाग विधि के द्वारा दी गई संख्याओं का एलसीएम निकालना है। अब ये तो 3 संख्या है, इससे पहले 2 ली थी, अब इस प्रकार आपको 3 या आगे और भी संख्या यानी कि 4, 5 ऐसे कितनी भी संख्या अगर दे दे आपको, तो आप इस विधि के द्वारा ऐसे एलसीएम निकाल सकते हैं। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि भाग विधि के द्वारा दी गई संख्याओं का एलसीएम कैसे ज्ञात किया जाता है। यदि समझ में आए तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। ठीक है,
तो दोस्तों ये तो हो चुका है हमारा लघुत्तम समावर्तक एलसीएम यानी कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब हम सीखते हैं एचसीएफ यानी कि महत्तम समावर्तक हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब हम सीखते हैं कि एचसीएफ कैसे निकाला जाता है। आपके सामने सवाल लिख दिया है, देखिए 24 और 36 का हमें एचसीएफ ज्ञात करना है, ठीक है। वो भी हमारे पास में जो संख्या है वो क्या है, 24 और 36 है, ये दो संख्या, इन दोनों का एचसीएफ ज्ञात करना है। तो दोस्तों एचसीएफ ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, जो दी गई संख्या है उनका बारी बारी से अभाज्य गुणनखंड करते हैं। कहने का मतलब अलग अलग उनके टुकड़े करते हैं, अभाज्य गुणनखंड, ठीक है नहीं। तो देखिए 24 का सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड करें तो यहां पर लिखेंगे 24, ठीक है। और इसके अभाज्य गुणनखंड ऐसे करते हैं, मैंने आपको सिखाया हुआ है अभाज्य गुणनखंड करना। तो देखिए 24 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो सबसे पहले हम यहां पर अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य संख्याओं का ही भाग लगाते हैं, नाम ही इसका क्या है, अभाज्य गुणनखंड, ठीक है नहीं। तो इसके गुणनखंड में सिर्फ अभाज्य संख्या ही आनी चाहिए, तो हमें इनके अभाज्य गुणनखंड करना है। तो आप देख सकते हैं सबसे पहले हम छोटी से छोटी अभाज्य संख्या भाग लगाते हैं। सबसे छोटी 2 है, 2 का भाग इसमें जाता है तो 2 का भाग लगाएंगे। तो 2 का भाग देखिए 24 में देंगे तो 2 का भाग 24 में कितनी बार जाएगा, 12 बार, तो लिख देंगे 12। फिर 2 का भाग वापस जाता है तो 2 का भाग हम वापस लगाएंगे, ठीक है। तो 2 का भाग 12 में देंगे तो 2 का भाग 12 में कितनी बार चला जाएगा, 6 बार, तो लिख देंगे 6। क्या 2 का भाग वापस जा रहा है तो 2 का भाग 6 में जाता है तो 2 का भाग वापस लगाएंगे। तो 2 का भाग 6 में देंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिये 6, यानी कि 3 बार जाएगा तो यहां पर लिखेंगे 3, लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए हमें यहां पर 3 प्राप्त हो चुका है। अब 2 का भाग लगाएंगे तो 3 में जाएगा नहीं, तो 2 के बाद जो अभाज्य संख्या आती है वो क्या आती है, 3। तो क्या 3 का भाग 3 में जाता है, बिल्कुल 3 का भाग जाएगा, तो हम लगाएंगे 3 का भाग। तो 3 का भाग 3 में कितनी बार जाएगा, 1 बार, हमारा 1 आ चुका है। तो आप कह सकते हैं 24 के हमने अभाज्य गुणनखंड किए, जो कि क्या है, 2 2 2 3, यानी कि 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, ये आगे 24 के अभाज्य गुणनखंड। अब 24 के साथ यहां पर क्या है, 36 है, तो हमें बारी से यहां पर 36 के अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। तो देखिए 36 और ऐसे बनाएंगे इसी प्रकार। तो 36 के अभाज्य गुणनखंड करने के लिए सबसे पहले सबसे छोटी अभाज्य संख्या यानी कि 2 का भाग लगाएंगे। तो 2 का भाग यानी कि 2 लिखेंगे। 2 का भाग 36 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, 18 बार, ठीक है। 2 का भाग लगाने का मतलब क्या है, उस संख्या का आधा करना। तो 36 का आधा कितना हो जाएगा, 18। क्या 2 का भाग अभी भी जाता है तो हम वापस एक लगाएंगे। तो 2 का भाग 18 में देंगे तो 2 का भाग 18 में कितनी बार जाएगा, 9 बार, तो यहां पर लिखेंगे 9। 2 का भाग 18 में 9 बार, तो आ गया यहां पर 9 लिख दिया। 9 बार, जितनी बार भाग जाता है उसको लिखते हैं, ठीक है। तो 2 का भाग 18 में 9 बार चला गया। अब 2 का भाग 9 में जाता है क्या, 2 का भाग 9 में नहीं जाता है। तो 2 के बाद अगली अभाज्य संख्या कौन आती है, 3। तो 3 का भाग देखो, तो 3 का भाग 9 में जाता है, तो 3 का भाग 9 में 3 बार जाता है, तो 3 का भाग लगाएंगे। तो यहां पर लिखेंगे 3, ठीक है। तो 3 का भाग 9 में कितनी बार गया, 3 बार गया, ठीक है। अब यहां पर हमें 3 प्राप्त हो चुका है। अब 3 में तो 3 का ही भाग जाएगा, तो यहां पर लगाएंगे 3। तो 3 का भाग 3 में कितनी बार जाएगा, 1 बार चला जाएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं हमें यहां पर 36 1 प्राप्त हो चुका है और इसमें भी 1। कहने का मतलब ये 36 के अभाज्य गुणनखंड है, यानी कि 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, और ये 24 के अभाज्य गुणनखंड यानी कि 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, ठीक है नहीं। तो अब यहां पर लिखेंगे एचसीएफ। अब एचसीएफ कैसे ज्ञात करते हैं तो ध्यान दीजिए, उससे पहले मैं दोनों के एक साथ अभाज्य गुणनखंड लिख देता हूं, ठीक है नहीं। अभाज्य गुणनखंड, जब भी आपको एचसीएफ निकालने के लिए कहता है तो ऐसे अभाज्य गुणनखंड कर और उसके बाद आप ऐसे लिखेंगे, ठीक है। तो देखिए 24 के अभाज्य गुणनखंड, तो यहां पर लिखेंगे 24 और बराबर में देखिए 2 गुणा 2 गुणा 2, 3 बार 2 गुणा है, और फिर कौन गुणा है, 3, तो यहां पर लिखेंगे 3। तो इस प्रकार आपको लिख देना है, ठीक है। अब हमें 36 के अभाज्य गुणनखंड लिखना है, तो 36 बराबर 2 गुणा 2, ये अभाज्य गुणनखंड ये, और इसके भी ये, ठीक है नहीं, लिख दिए ये। तो अब ये लिखेंगे, तो देखिए 2 गुणा 2 और गुणा ये कितना है, 3, तो यहां पर लिखेंगे 3, और ये गुणा है गुणा में 3, तो यहां पर लिखेंगे 3, ठीक है। तो ये हमने अभाज्य गुणनखंड कर लिए। हमें 24 और 36 का एचसीएफ निकालने के लिए कहा था, तो उससे पहले हमें एचसीएफ से पहले हमने 24 और 36 के इस प्रकार अभाज्य गुणनखंड लिख दिए। अब हमें एचसीएफ निकालने के लिए क्या करना है, तो ध्यान दीजिए एचसीएफ किस किस का निकालना, 24 और 36, तो यहां पर लिखेंगे 24 और यहां पर लिखेंगे 36, ठीक है, और बराबर में। अब देखिए यहां पर सबसे महत्वपूर्ण चीज है, आपको बिल्कुल ध्यान से देखना है। क्या करते हैं एचसीएफ में, देखिए आपको इन दोनों में से उभयनिष्ठ गुणनखंडों को लेना। उभयनिष्ठ का मतलब जो दोनों में है, कॉमन, इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, तो मैं जो उभयनिष्ठ है उन पे गोला लगा देता हूं। इसमें 2 है, इसमें 2 है, तो इन दोनों 2 कॉमन है, तो इन दोनों में से एक जना लीजिए, तो यहां पर लिख दिया 2, ठीक है। फिर गुणा, अब ये 2 है इसमें, क्या 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, देखिए ये 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी, मतलब 2 एक और कॉमन है, ठीक है। ये तो कॉमन था ही था 2, वो तो लिख दिया इन दोनों में से एक। अब ये भी 2 जने कॉमन है, तो इनमें से भी आप एक गुणा में लिख दीजिए 2, ठीक है। फिर गुणा, इसके बाद 2 इस इधर तो है लेकिन इधर नहीं है, मतलब कॉमन नहीं है, उभयनिष्ठ नहीं है, तो ये 2 तो नहीं आएगा, ठीक है नहीं। अब इसके बाद क्या है, 3 है, तो 3 इसमें है, इसमें भी है, यानी कि 3 क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा, तो यहां पर लिख देंगे 3, ठीक है। तो 3 दोनों में कॉमन था, तो मैंने 3 लिख दिया। आपको कॉमन यानी कि उभयनिष्ठ गुणनखंडों को ढूंढना है, तो 2 लिख दिया। फिर ये भी 2, देखिए ये 2 कॉमन थे, ये 2 कॉमन थे, और फिर ये 3 कॉमन थे, इन 3 दोनों में, तो 1 3 लिखेंगे।
जो कॉमन होता है उनमें से एक बार ही लिखना है, एक बार यहां पर लिखेंगे, ठीक है नहीं। अब ये दो कॉमन तो है नहीं क्योंकि इसमें है इसमें नहीं है। अब इसमें देखो एक 3 बचा हुआ है, 3 इसमें तो है लेकिन इसमें नहीं है, ये तो 3 ले चुके हैं पहले। अब ये 3 वापस काउंट नहीं करना है आपको, ये 3 इसके साथ जोड़ा बना लिया, इस 3 का यहां पर कोई जोड़ा यानी कि उभयनिष्ठ नहीं है, तो ये भी कॉमन नहीं है। तो अब हमारे पास जो कॉमन गुणनखंड है वो कितना है, 2 2 और 3 है, इनको हमने एक एक बार लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, इन सबको गुणा कर दो, तो 2 गुणा 2 कितना हो जाएगा 4, और 4 गुणा 3 कितना हो जाएगा 12। तो हम कह सकते हैं 12 ही हमारा क्या है आंसर है। कहने का मतलब 24 और 36 का जो एचसीएफ आएगा वो कितना आएगा 12 आएगा। और हमारा सवाल भी यही था कि 24 और 36 का एचसीएफ कितना होगा। तो इस प्रकार आपको अभाज्य गुणनखंड करने हैं सबसे पहले अलग अलग। अब ये तो 2 संख्या है, जरूरी नहीं है कि 2 संख्या का ही पूछे, आपको 2 से अधिक यानी कि 3 4 कितनी भी संख्याओं का एचसीएफ आपको निकालने के लिए कहा जा सकता है। तो हम क्या करेंगे, सभी का ऐसे बारी बारी से अभाज्य गुणनखंड करेंगे, फिर अभाज्य गुणनखंड नाम लेके बारी बारी से सब एक साथ लिखेंगे, और फिर हम यहाँ पर ऐसा लिखकर और जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है उनको एक बार यहाँ पर लिख देंगे और आपस में गुणा करवाएंगे, और वो हमारा क्या है आंसर यानी कि एचसीएफ आ जाएगा। तो इस प्रकार आपको एचसीएफ ज्ञात करना है। वो भी उम्मीद है कि एलसीएम और एचसीएफ कैसे ज्ञात किया जाता है आपको समझ में आया होगा। समझ में आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो के नीचे वाला जो लाल बटन है उसको दबा दीजिए, उसके पास वाली घंटी भी दबाइए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, जल्दी मिलते हैं हम एक और ऐसे ही बेसिक गणित से जुड़ी हुई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिए और हंसते रहिए।